गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग की जीआईटी की नेक्स्ट डिजीज रहेगी कौन सी? पैंक्रियाटिक कैंसर। क्या होता है? व्हाट इज साइन एंड सिम्टम, व्हाट इज डिफिनेशन, व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन एंड व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन। तो इसको एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। ये पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है? कैंसर दो तरीके का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है उसको टाइमली हम लोग रिमूव आउट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। बट मैलिग्नेंट कब होता है? जब वो मेट्स हो जाता है या कभी कभी नहीं भी होता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो उसमें क्या सर्जरीज करनी पड़ेंगी वो अकॉर्डिंग टू कैंसर, कौन सा कैंसर है उसके अकॉर्डिंग सारी सर्जरी होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है उनकी, और क्या कहते हैं उनको फिर वापस उन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ये सारी कुछ जैसे कुछ सर्जरी होती है, एब्लेशन या डिबल्किंग सर्जरी वगैरह करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पैंक्रियाटिक कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल्स ऑफ पैंक्रियास दैट ग्रोज अनकंट्रोलेबली। इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? पैंक्रियाटिक कैंसर इज ए मैलिग्नेंट डिजीज malignant disease in which एक मिनट, pancreatic cancer is a malignant disease that originates in cells of pancreas। और पैंक्रियाज क्या है? ए organ located into abdomen। ये एक ऑर्गन है जो क्या है, एब्डोमेन में लोकेटेड रहता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं कहाँ कहाँ पे कितने कितने परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हेड हो गया, हेड में कितना हो सकता है? 60 to 65% पैंक्रियाटिक कैंसर। उसके बाद टेल, टेल में कितना? 20 to 25%। देन remaining होल पैंक्रियाज। क्या मतलब हुआ? जो हेड है, हेड में पैंक्रियाज 60 से 65% लोगों को हेड, पैंक्रियाज के हेड में कैंसर होता है, और 20 से 25% लोगों को टेल में होता है। बाकी जो परसेंटेज है वो पूरे पैंक्रियाज में कहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज वर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर एंड पुअर प्रोग्नोसिस। सबसे ज्यादा खतरनाक और रिकवरी के कम चांसेस इस कैंसर में होते हैं, और ये सबसे ज्यादा किसमें? हेड में पाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसको। वर्स्ट टाइप का है, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें, मेट्स होने के बाद में बहुत दिक्कतें। आप जिस पेशेंट को होगा कुछ खा पी नहीं पाएगा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है, पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंटिस, दुनिया भर के जो साइन और सिम्टम है वो सब इसमें हो जाते हैं, है ना। इसे क्या लिखेंगे? इट इज वर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर एंड हैव पुअर प्रोग्नोसिस। रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा हम लोग
पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, ये हो गया पैंक्रियाज। एसिनार सेल्स हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गई डिओडिनम, जिसमें ये स्टक रहता है, लॉजिक रहता है, सी से डिओडिनम। डिओडिनम, ये क्या हो गया, हेड, बॉडी और टेल, एंड दिस इज एसिनार सेल। एसिनार सेल्स। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, ठीक है। अब हेड में यहाँ पे इस पोर्शन में कितना परसेंट होगा इसका, 60 से 65% है ना, और टेल में 20 to 25% कैंसर होने के चांस है। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो पैंक्रियाज में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। आगे अब हम लोग देखते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। पॉजिटिव एजेंट में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज या फिर एटियोलॉजी, इसमें हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में दो तरीके के होते हैं, एक को हम लिखेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और दूसरे को लिखेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होता है, वो रिस्क फैक्टर जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई शराब पीता है तो वो छोड़ दे शराब, कोशिश करेगा छोड़ने की। स्मोकिंग करता है, बंद कर दे उसे। बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, उसे बंद कर दें, है ना। नॉन मॉडिफाइबल जैसे कि क्या होगा, जेंडर, एज, सेक्स और रेस, उसका जेनेटिक हिस्ट्री, ये सब बदली नहीं है। एज किसी की कोई बदल सकता है, अगर हम 60 साल के हैं तो मुझे 20 से वापस कोई कर सकता है, नहीं। दैट इज नोन ए नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। ठीक है, तो मॉडिफाइबल में आपका कौन सा आएगा, जैसे कि टोबैको, एल्कोहल एब्यूज, ठीक है, वर्क प्लेस एक्सपोजर ऑफ सर्टेन केमिकल। मॉडिफाइबल में कौन सा, टोबैको हो गया, है ना, और अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, और कहीं कुछ लोग कहीं पे काम करते हैं जो कुछ केमिकल होते हैं उनकी वजह से भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। और लास्ट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ओबेसिटी। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, डाइटरी कंट्रोल करके, ये सारा कुछ, है ना। और इसमें क्या होगा आपका, एज, सेक्स या फिर जेंडर, जेनेटिक हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री और रेस, ये कुछ इतना सारा होगा। नॉन मॉडिफाइबल में इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, अगर लंबे समय से किसी का डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, डायबिटीज अनकंट्रोल का मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा
और कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट कहाँ होगा, पैंक्रियाज पे, और उसको वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फिर उसमें क्या होगा, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन होगा और वापस किस में चेंज हो जाएगा, मैलिग्नेंट में। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हो गए और ये मॉडिफाइबल फैक्टर हो गए। इसमें जो है क्या कहते हैं, एज क्या होगी इसमें, मोर देन 45 ईयर्स, प्लस ये ज्यादा से ज्यादा किसमें होगा, मोर इन मेन देन वुमेन। उसका ये कारण रहता है, महिलाओं में इसलिए नहीं था, एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं तो बाकी चीजों पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से वुमेन में कम पाया जाता है। इधर टोबैको को बंद कर देंगे, अल्कोहल को स्टॉप कर देंगे, और जिस प्लेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कुछ केमिकल जिससे हमें दिक्कत रहती है उनमें हम लोग सावधानी बरतेंगे। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर और पॉजिटिव एजेंट रहे या फिर इटियोलॉजीज की रहे। अब आगे हम लोग देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन और सिम्टम, लक्षण इनके क्या होंगे, कैसे पता चलेगा हमको कि कैंसर हो गया है ना, वो देखते हैं हम लोग। साइन और सिम्टम में क्या होगा, अननेसेसरी वेट लॉस होने लगेगा ड्यू टू इम्बैलेंस, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आगे लिखेंगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वेट लॉस, जॉन्डिस, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, या फिर बैक पेन होगा, बैक पेन। ठीक है, वेट लॉस होगा, अननेसेसरी वेट लॉस होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और क्या कहते हैं, नोजिया, वोमिटिंग रहेगी। फिर क्या हो सकता है, डायरिया, कोलेसिस्टाइटिस, हिपैटोमेगाली, ब्लीडिंग, ब्लॉटिंग, पेट भरा भरा रहेगा, है ना, ब्लॉटिंग हो जाएगा। उसके बाद ब्लड क्लॉट्स, पहले एक एक करके इतना डिस्कस करते हैं फिर आगे देखेंगे। वेट लॉस, वेट लॉस का ये होगा, अगर पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो उसका वेट रिड्यूस होने लगेगा। फिर उसके बाद जॉइंटिस, अगर क्या बोलते हैं बाइलरी डक्ट उसमें इन्वॉल्व रहेगी, बाइलरी डक्ट अगर इन्वॉल्व रहेगी तो उससे क्या हो जाएगा, बाइल पूरी तरीके से निकल नहीं पाएगा और जॉइंटिस हो जाएगा। देखेंगे हम लोग कहाँ पे, स्क्लेरा के अंदर देखेंगे, आंख में जो स्क्लेरा होता है उससे हम लोग को पता चलेगा, क्या कहते हैं कि जॉइंटिस हो गया। देन नोजिया, वोमिटिंग, लगातार उल्टी बनी रहेगी, जी मालिश करता रहे, पेट में दर्द होगा, बैक में पेन होगा, डायरिया होने लगेगा, गॉल ब्लैडर में पथरी, वो क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, सूजन आ जाएगी। हिपैटोमेगाली, लीवर का साइज बड़ा हो जाएगा, ब्लॉटिंग, पेट भरा भरा रहेगा, और ब्लड क्लॉट्स, कभी कभी उसमें उल्टी में ब्लड क्लॉट्स भी आने के चांस रहेंगे। और क्या हो सकता है इसमें आपका, देखो, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ अपेटाइट, मेडिकल लैंग्वेज और क्या देंगे इसको, एनोरेक्सिया। ठीक है, उसके बाद इची स्किन, जॉइंटिस होगा तो फिर रैशेस पड़ने लगेंगे। देन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस,
थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस बनने के डीप वेन जो होती है उनमें खतरा रहेगा। T2DM, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हम लोग आगे पढ़ चुके हैं पीछे, मतलब है ना। और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, स्किन खुजली हो जाएगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और T2DM। और फिर क्या, यूरिन कैसा आएगा, डार्क यूरिन, डार्क यूरिन कलर। ठीक है, इतने साइन और सिम्टम रहेंगे जो पैंक्रियाटिक कैंसर में हमको मिल सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, वेट लॉस हो जाएगा, जॉइंटिस, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, डायरिया, कोलेस्टाइटिस, हेपेटोमेगाली, ब्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इचिंग स्किन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और T2DM, डार्क कलर यूरिन। ये सारे साइन एंड सिम्टम रहे। आगे अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है वो देखते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसे आप लोग बोल दीजिए, या किसी नए टॉपिक की जरूरत है आपको, ठीक है। मोस्टली 4-5 डिजिट GIT में होने के बाद उसके बाद हम अगला सिस्टम शुरू करेंगे, वो आप लोग बोल दीजिए कौन सा सिस्टम आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। नहीं तो फिर देखेंगे अपने हिसाब से हमें क्या स्टार्ट करना है क्लिनिकल में। तो आप लोग बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि अगला नेक्स्ट सिस्टम कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, फिर उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं या फिर लैब टेस्ट भी बोल सकते हैं। 2 पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपिक और कल्चर सेंसिटिविटी, देन कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, देन लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, देन अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद EUS मतलब इंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हो गए। अभी और कुछ हैं, हम लोग पहले इनको देखते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दर्द है, कहाँ तक है, क्या है, भूख क्यों नहीं लग रही है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, देखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यूरिन RMCS कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन कराएंगे और इंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। उसके बाद और